नमस्कार। युवा वाणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का मैं उद्घोषिका मृदुला रॉय आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है एक जाने माने शख्स को, जो कि DN कॉलेज यानी कि देरा नातुंग कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप अपना परिचय देते हुए DN कॉलेज के बारे में या अपने जीवन से जुड़े कुछ जो DN कॉलेज से लिंक है कुछ बताइए सर। धन्यवाद। आपका प्रथम प्रश्न बहुत ही रेलिवेंट है, इम्पोर्टेंट है। मैंने देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर, जिसका पहले गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर नाम था जी, इसे 16 अक्टूबर 1989 को हमने ज्वाइन किया। जी जी। और तब अभी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं कॉलेजेज में, उस ज़माने में सिलेक्शन ग्रेड, लेक्चरर एंट्री ग्रेड होता था, उसके बाद फिर सिलेक्शन सीनियर लेक्चरर, सिलेक्शन ग्रेड लेक्चरर होते थे। तब हमने ज्वाइन किया था 1989। 16 अक्टूबर से मैं देरा नातुंग कॉलेज में 27 नवंबर 2017 तक कार्यरत रहा, पढ़ाता रहा और बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझे मिली, वो मैं करता रहा। लेकिन अपने बारे में तो बताता रहूँगा, पहले मैं कॉलेज के जर्नी को बता दूँ, क्योंकि श्रोता उत्सुक होंगे। मैं भी जानना चाहती हूँ सर, बताइए। क्योंकि आप भी उसी कॉलेज की अलमना हैं, वहीं आपने पढ़ाई की। 1989 में ये कॉलेज जब मैं ज्वाइन किया तो उसके बाद पता चला इसकी स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी। 6 सितंबर 1979 को इस कॉलेज की स्थापना हुई और पहले ये कॉलेज वहाँ से काम करता था, क्लास वगैरह होती थी। स्कूल जो है हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके पीछे नीचे एक लोअर कैंपस हुआ करता था, सेकेंडरी स्कूल। तो वहाँ चला, फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर में चला और 1984 में ये जो अभी का परमानेंट साइट है वहाँ पहुँचा और 1979 से ये नाइट कॉलेज, इवनिंग कॉलेज के रूप में चला करता था। तो बताया जाता है कि शुरू में पहले साल तो सिर्फ 13 या 17 ही स्टूडेंट्स थे एडमिशन लिया और सभी नौकरी करने वाले जो सरकारी नौकरी करते थे उनका नामांकन हुआ, उन्हें पढ़ाई शुरू की, इसलिए नाइट कॉलेज। तो ये नाइट कॉलेज का सफ़र रहा, लगभग 1 दशक तक चलता रहा और बाद में फिर वो डे एंड नाइट दोनों के रूप में भी चला। तो 79 से लगभग 84 तक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में था। उसके बाद अभी का जो परमानेंट साइट है वहाँ गया, वहाँ भी नाइट कॉलेज के रूप में चला। फिर 86 से डे एंड नाइट दोनों हो गया। तो डे कॉलेज भी नाइट कॉलेज। तो मैं जब 89 में आया था तब तक ये दोनों शिफ्ट डे एंड नाइट में। फिर 1990-91 के बाद लगा कि नाइट शिफ्ट की अब आवश्यकता नहीं है। नाइट शिफ्ट में बहुत कम बच्चे रहते थे और डे शिफ्ट में नामांकन ज़्यादा होता था, फ्रेश बच्चे बहुत आते थे। तो बाद में नाइट शिफ्ट को एबोलिश कर दिया गया। और इस दौरान जब से कॉलेज की स्थापना हुई, एस्टेब्लिश हुआ, तब से आज तक 3 बार कॉलेज का नाम बदलाया। अच्छा। तो पहले गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर, डिग्री कॉलेज ईटानगर, उसके बाद फिर जब देहांत हुआ एक चॉपर क्रैश में, तत्कालीन शिक्षा मंत्री बहुत ही डायनामिक थे, लेट देरा नातुंग साहब, तो उनके मरणोपरांत इसका नाम फिर चेंज हुआ इन रिकॉग्निशन टू हिज वॉल्यूमिनस सर्विसेज रेंडर्ड टू स्टेट एंड स्पेशली एजुकेशन सेक्टर। वो कई विभाग के मंत्री रह चुके थे और बहुत ही पॉपुलर थे। तो इस कॉलेज का नाम उनकी मृत्यु के बाद देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर रखा। सर, 1989 से लेकर अब तक आप ये कॉलेज को देख रहे हैं, देख रेख में है आपके, तो तब से लेकर अब तक जो विद्यार्थी हैं उसमें क्या फ़र्क दिखाई दे रहे सर? पहले के विद्यार्थी कैसे थे और अब के विद्यार्थी कैसे हैं? अनुशासन में क्या बदलाव आए हैं सर? आप थोड़ा सा जानकारी दे दें। एक्चुअली मात्र विद्यार्थी के लिए ही नहीं, विद्यार्थी भी इसी समाज में होते हैं। हर समाज में, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में, हर ऑक्यूपेशन में समय के साथ बदलाव आना क्वाइट नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो पहले जो 89 से लेकर समझिए ऑलमोस्ट 2004-05 तक जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो बहुत ही अधिक इनोसेंट होते थे, उनका एक्सपोजर नहीं होता था ज़्यादा, और वो बहुत आज्ञाकारी, बहुत ही ओबेडिएंट, सबमिसिव, डिसिप्लिन्ड हुआ करते थे और उनको डिस्ट्रैक्शंस अधिक था नहीं।
तो टीचर को भगवान के रूप में मानते थे पुराने जमाने में या गुरुकुल की परंपरा जैसी थी, गुरु शिष्य परंपरा के अधीन। मुझे याद है मैं 95-96 में एक बार पिकनिक गया, तो पिकनिक का स्पॉट जो था वो नदी उस पार था, वो मिदपुर एरिया में कहीं पे। तो एक स्टूडेंट मुझे आके बड़ा इनोसेंटली कहा, सर आप जूता मत खोलो, मैं आपको कंधे पर बुक कर उस पार ले जाऊंगा। सो दिस स्पीक्स अ लॉट अबाउट इनोसेंस। यह बहुत प्यार छिपा था। बात वो मुझे दिल को छू गई। मैंने, हालांकि वैसा मैं क्रूएल नहीं था कि मैं वो करता, उसके कंधे पे बैठता अपने शिष्य का, लेकिन उसने कह दिया, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये इतनी इनोसेंट पहले के स्टूडेंट्स हुआ करते थे, विशेषकर अरुणाचल के बच्चे। अरुणाचल प्रदेश में ये बात हमें नहीं लगता कि कहीं दूसरे स्टेट में या कहीं दूसरी जगह ऐसा कोई शिष्य अपने गुरु को नहीं कहेगा, कंधे पर उठाने के लिए तैयार हो जाए, प्राचीन कहानियों की तरह ऐसे लगती है। तो पहले बहुत ही इनोसेंट और डिस्ट्रैक्शंस नहीं था, मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। आजकल हम बच्चों को ब्लेम नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं 90% से अधिक बच्चे आज, चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों या विश्वविद्यालय के हों, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस के शिकार हो रहे हैं। मोबाइल की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है। उसमें ऐसी मटेरियल्स, फॉल्स इंफॉर्मेशंस, फैब्रिकेटेड थिंग्स, मिर्च मसाले लगा कर दिए जाते हैं, परोसे जाते हैं। तो बच्चा तो इमैच्योर होता है, स्टूडेंट्स हैं, तो उस तरफ वो, कई बच्चों को तो एडिक्शन ऐसे हो जाता है सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और भी कई तरह के ऑब्जेक्शनेबल जो वेबसाइट्स हैं, साइट्स हैं, उसकी लत लग जाती है। तो बच्चे तो रात भर देखते रहते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो वो पढ़ाई लिखाई से मन उनका उचट जाता है। और ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करना या स्क्रीन डिजीज रूप में आ रहा है, चाहे वो लैपटॉप का स्क्रीन हो या मोबाइल का स्क्रीन हो। ऐसा बहुत सुनने को मिलता है। पेरेंट्स आकर कहते हैं कि हमारा बच्चा तो मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, पढ़ने के लिए बोलते हैं तो वो चिड़चिड़ापन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, पेरेंट्स से उलझ जाते हैं। बच्चे को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ही उनके शत्रु हो गए, या टीचर्स जो थोड़ा स्ट्रिक्टली बताते हैं उनसे उलझ जाते हैं बच्चे। तो ये उनकी गलती नहीं है, गलती कहेंगे समय की भी है। और थोड़ा बचपन से जो फॉर्मेटिव स्टेज होता है ना, उसमें सही मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। थोड़ी सी पेरेंटिंग भी है इसके लिए जिम्मेदार। एक्चुअली बचपन में जो मान लीजिए 4 साल 3 साल की उम्र से लेकर 12-14 साल की उम्र तक, वही फॉर्मेटिव स्टेज, उसी समय बुनियाद पड़ती है, नींव पड़ती है। अगर उस समय बच्चों को मोबाइल से अलग रखा जाए, आज फैशन हो गया, बहुत पेरेंट्स 2 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। कॉलेज स्टूडेंट तो यूज करेंगे ही सर, जब बच्चे करते हैं तो 2.5 साल के 3 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो उनको लत लग जाती है, बिगड़ जाती है। जी सर, आपको कुछ ऐसे आइडिया है कि ताकि बच्चे मोबाइल को छोड़ दे, जो युवा है स्पेशली, अगर उन लोगों को मोबाइल से दूर रखा जाए, कुछ तरकीब है सर आपके पास ऐसे कुछ? हाँ, बिल्कुल है। सब चीज़ की तरकीब होती है और सोल्यूशन है, समाधान, हर समस्या का समाधान है। तो इसके लिए मैंने जैसा कि कहा, पहले तो बच्चों में जब छोटी उम्र के होते हैं फॉर्मेटिव स्टेज, तभी से तभी से, क्योंकि अब जब लत बिगड़ जाती है तो कॉलेज पहुंचते पहुंचते 18, 20, 22 साल की उम्र में, 20-22 साल की उम्र में अगर वो पिछले 10 वर्ष, 12 बरस, 15 बरस से यूज करने की आदत है, तो कॉलेज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। फिर भी प्रयास किया जा सकता है। जब उनको रियलाइजेशन आ जाएगी, हम सभी का कर्तव्य है, विशेषकर कॉलेज के जो टीचर्स हैं या प्रिंसिपल हैं, उनका भी कर्तव्य बनता है, स्कूल्स के टीचर्स का बनता है कि उनको अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि ये मोबाइल से आपकी मस्तिष्क कमज़ोर होती है, मोबाइल से आपकी मेमोरी कोलैप्स कर जाती है, मोबाइल से आपके आँख खराब हो जाते हैं। आज देखिए छोटे छोटे बच्चे के आँख पे चश्मा लगा हुआ है, वो सारा मोबाइल और ये लैपटॉप वगैरह की जो लत लगी है उसके लिए है। कई को हार्ट डिजीज हो जा रही है, में स्ट्रोक लग जा रहा है, क्योंकि मोबाइल अब रात भर करते हैं, अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है,
टेंशन में रहते हैं, तो इरिटेशनल बिहेवियर भी हो जाता है। तो अगर अवेयरनेस क्रिएट किया जाए इसके दुष्प्रभाव के बारे में, मोबाइल के और या सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के बारे में बच्चों को बताया जाए कि क्योंकि हम सब के लिए लाइफ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हम अस्वस्थ रहें, कोई व्यक्ति नहीं चाहता मैं बीमार हो जाऊं, कोई नहीं चाहता कि मैं जल्दी मर जाऊं अपने जीवन से, कोई नहीं चाहेगा। तो ड्रग एडिक्शंस वगैरह भी उससे जुड़ी हुई है तार, और इजी हो जाता है। सर जैसे कि आपने बताया पहले, जैसे 1989 में बहुत ही कम स्टूडेंट हुआ करते थे कॉलेज में, तो पर मैंने अभी सुना सर कि अभी तो शायद 5-6 हज़ार तक स्टूडेंट आ जाते हैं। तो एडमिशन के वक्त बहुत सारे बच्चे तो अप्लाई करते हैं, उनमें से कुछ लोगों को ही एडमिशन मिलता है। जिन लोगों को एडमिशन नहीं मिलते उन लोगों के लिए आप कैसा महसूस करते हैं सर? अगर गरीब घर के बच्चे हो जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, तो उनके लिए आपका क्या विचार है सर? उनके लिए क्या करना चाहिए सरकार को युवाओं को आगे बढ़ने देने के लिए? बहुत ही जेन्युइन प्रश्न है। अक्सर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पूछते हैं ये सवाल हमसे भी। ऐसा है कि पहले तो जब कॉलेज एनुअल मोड को फॉलो करता था, जो 2012-13 तक, तो जब एनुअल मोड फॉलो होता था तो उस समय हमारे कॉलेज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई लिमिट नहीं था। जो भी बच्चे आते थे उनको एडमिशन मिल जाता। लेकिन 2011-12 में ऐसा भी समय आया था, 11-12 क्या मान लीजिए 2009 से लेके 12-13 तक जी, जब 6-7 हज़ार स्टूडेंट्स होते थे या एडमिशन होता था, फिर भी किसी को लौटाया नहीं जाता था। एनुअल मोड था, एकोमोडेट हो जाते थे बड़ी बड़े सेक्शंस। तो एक भी बच्चों को हम लोग मना नहीं करते थे, जो आए सबों को एडमिशन दिया। लगभग 7-8 हज़ार तक बच्चे पढ़े, एडमिशन लिए। ये बात है 2008 से लेकर 13 तक। लेकिन 2013 से साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए सेमेस्टर मोड आ गया, और 2014 से बीए के लिए, आर्ट्स के लिए भी सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ। तो हमारी मजबूरी थी कि हम लोगों ने इनटेक कैपेसिटी फिक्स किया। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया, उसके जरिए इनटेक कैपेसिटी फिक्स की गई। तो 1200 आर्ट्स के लिए, 200 साइंस, 200 कॉमर्स के लिए। हाँ, ये चलता रहा। हुआ ये कि बहुत बच्चे जो अप्लाई करते थे उनको सीट नहीं मिल, क्योंकि मेरिट पे सिलेक्शन शुरू हो गया। या जब से सेमेस्टर मोड आया, तो पहले तो रिजेक्ट होने वाले बच्चे 100, 150, 200 होते थे जिनको नहीं मिलता था। तो हजारों में। हाँ, यस, करेक्ट, सही आपने कहा। लेकिन 2021 में मैं दोईमुख कॉलेज में 2017 नवंबर से 2021 5 जनवरी तक दोईमुख कॉलेज का प्राचार्य था, प्रिंसिपल था। फिर यहाँ मैं 6 जनवरी 2021 को आया देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर में। तो उस समय मुझे याद है ये 1600 इनटेक कैपेसिटी फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके लिए 3300 अप्लाई किए थे। तो जहाँ डबल, तो बाकी जो सीट इनटेक कैपेसिटी फुल हो गई, बाकी को नहीं मिला। तो उसमें बहुत बच्चे, बहुत पेरेंट्स, गार्जियंस एंड प्रेशर्स फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स आते थे। फिर उसके बाद ये दिनों दिन बढ़ता गया। 22 में और 4000 अप्लाई किए, फिर 23 में लगभग 5000 अप्लाई किए। तो इस तरह से, और इनटेक कैपेसिटी भी हम लोगों ने गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके थोड़ा बढ़ाया, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। टीचर्स की संख्या, क्लासरूम्स, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और अपने आप प्रिंसिपल नहीं बढ़ा सकता सीट जब तक गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं। और भविष्य में बढ़ेंगे या नहीं सर आगे? नहीं तो फिर बच्चों को तो इस तरह से जो युवा है हमारे अरुणाचल प्रदेश के, उन लोगों को तो ये तकलीफें तो झेलते रहने पड़ेंगे सर। मैं आपके पिछले प्रश्न पे भी जाऊंगा और इसे भी ले आऊंगा। आपने कहा कि गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे जिनको एडमिशन नहीं मिलता, तो हम लोग भी फील करते हैं इस चीज़ को कि कहाँ जाएं गरीब बच्चे, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं वहाँ फीस बहुत अधिक लेते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 18 क्या अब 19 गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, तो डिस्ट्रिक्ट्स में भी गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, तो जहाँ सीट भरती ही नहीं कभी। जैसे हमारी न्यापिन की कॉलेज है, पालिन है, याचुली है, सेप्पा है, गेकू, बसार, चांगलांग, देवमाली, रोइंग, सभी, हाँ, सारे अरुणाचल के हर स्टेट्स के बच्चे
वो इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। ये सपना है सब अरुणाचली बच्चों का, वो चाहते हैं यहाँ पढ़ाई करें इस कॉलेज में। लेकिन यहाँ जो सीट कैपेसिटी पहले 1600 थी, अब हम लोगों ने बढ़ाकर 2000 कर दिया। अब हमारे पास और क्षमता नहीं है, लेकिन अब हमारे पास इससे अधिक बच्चों को लेने की क्षमता नहीं है, क्योंकि इनटेक में अगर हम 2000 लेते हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों को मिलाकर 5000 से अधिक हो जाता है डाटा। तो 5000 बच्चे लगभग आज भी हमारे कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिनको नहीं मिल पाता है सीट, जिनको एडमिशन यहाँ नहीं मिल पाता है, उसमें बहुत सारे गरीब बच्चे भी होते हैं, नो डाउट। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उनका जो कैचमेंट एरिया का कॉलेज है वहाँ सीट खाली है, कभी भी सीट फिलअप नहीं होती, भर्ती ही नहीं है सीट, तो वो वहाँ जाकर एडमिशन ले सकते हैं। सर आप लोग मतलब ये करियर लिंक के लिए क्या करते सर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में? ये करियर काउंसलिंग हमारा एक सेल है, करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल। उसमें 2 फैकल्टी उसको देखते हैं, और मैं स्वयं भी जब मैं यहाँ पढ़ाता था एज असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर, तो मैं कोऑर्डिनेटर रहा हूँ करियर काउंसलिंग एंड कोचिंग सेंटर डीएन कॉलेज का जो है। तो रेगुलर एब्सोल्युटली फ्री कोचिंग और काउंसलिंग दी जाती थी। आज भी काउंसलिंग सेल है। तो वो बीच बीच में जैसे करियर इन बैंकिंग सेक्टर, करियर इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, करियर इन कॉरपोरेट सेक्टर, करियर इन डिफेंस सर्विसेज, डिफरेंट टॉपिक्स को थीम्स पे जहाँ जहाँ करियर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, करियर इन इंडियन आर्मी, इस तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज़ में क्या क्या करियर हैं, इसको लेकर प्रोग्राम कराते रहते हैं, करियर अवेयरनेस प्रोग्राम। फिर इंडिविजुअल काउंसलिंग भी देते हैं बच्चों को, जो बच्चे चाहते हैं पूछना कि मैं ये पढ़ाई करना चाहता हूँ, हायर स्टडीज़ में जाना चाहता हूँ, इसका क्या स्कोप है, या हम मान लो मैं बीकॉम कर रहा हूँ तो आगे चल के मैं कंपनी सेक्रेटरियल कोर्स, चार्टर अकाउंटेंसी का कोर्स, कॉस्ट अकाउंटेंसी का कोर्स, या बैंकिंग सेक्टर में कैसे जाऊँ, कैसे तैयारी करूँ, तो ये हमारे कॉलेज में है। करियर काउंसलिंग सेल वो प्रोवाइड करती है। फिर हमारे यहाँ कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल भी है, वो भी अपना काम अच्छे से कर रही है। रिमेडियल कोचिंग सेल है, जो कमज़ोर बच्चे हैं, पढ़ाई में पिछड़े हुए हैं, उनके लिए ट्यूटोरियल क्लासेज होती है, रिमेडियल। जी सर, ये जो आपने बताया अभी, जो आप काउंसलिंग करते हैं, फ्री कोचिंग करते हैं, इसमें भी कोई सीट लिमिटेड तो होते होंगे सर? सभी को तो ले तो नहीं सकते होंगे, जिस तरह एडमिशन में नहीं लेते हैं उसे होता होगा सर? बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। 5000 से अधिक बच्चे हैं कॉलेज में, तो सभी को कोचिंग कराना ये संभव नहीं है। तो हमारे यहाँ 120 सीट होती है फ्री कोचिंग के लिए। जब भी कोचिंग स्टार्ट होता है किसी भी चीज़ में, नोटिस हम देते हैं, बच्चे अप्लाई करते हैं, उनमें वहाँ भी आजकल हर जगह तो मेरिट पे ही सिलेक्शन होता है, तो वो मेरिट देख के सिलेक्शन होता है, और जो बच्चे का सिलेक्शन होता है वो अटेंड करते हैं कोचिंग। हालांकि बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ हम लोग वेटिंग में भी रखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वंचित रहते हैं, नहीं हो पाता है सिलेक्शन, और वो रिक्वेस्ट करते हैं अगर सीट रही तो हम उसको सिर्फ बैठने की जगह क्लास में होनी चाहिए जहाँ कोचिंग होती है और काउंसलिंग, तो उनको हम वेलकम करते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि आजकल बच्चे मोबाइल फ़ोन में बहुत बिजी रहते हैं, बच्चे आजकल पढ़ना पसंद नहीं करते सर। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, सबको पढ़ते ही नहीं सर बच्चे। इसका क्या असर पड़ रहा है सर युवाओं पर? इसका बहुत ही डिस्ट्रक्टिव असर पड़ रहा है, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, रीडिंग हैबिट पूरी तरह कम होती जा रही है। बच्चे किताब से दूर भाग रहे हैं, न्यूज़पेपर से दूर भाग रहे हैं, जर्नल, मैगजीन्स, उनका पूरा फोकस जो है लग रहा है वो इस मोबाइल और लैपटॉप के स्क्रीन पे सिमट कर रह गया है। हाँ, ये इजी मेथड ढूंढते हैं। वो यूट्यूब पे देख लेंगे, इंस्टाग्राम पे देख लेंगे, फेसबुक पे देख लेंगे, लेकिन उनको कहिए कि आप ये मैगज़ीन पढ़ो, जर्नल पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक्स पढ़ो, तो अधिकांश बच्चे, सभी तो नहीं, 5-10% अभी भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, लेकिन अधिकांश 80-90% बच्चे का रीडिंग हैबिट्स बहुत ही कम हो चुका है और नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, समाज की, पेरेंट्स की, टीचर्स की, प्रिंसिपल की, कि
बार बार हम लोग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें, सेमिनार ऑर्गेनाइज करें, डिस्कशन ऑर्गेनाइज करें, रीडिंग का महत्व क्या है और क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि अब मान लीजिए कोई भी टॉपिक एक बच्चा अगर यूट्यूब पे देखता है तो वो तो स्क्रीन से जुड़ने की वजह से जो हानि पहुंचती है रेडिएशन की, वो तो पहुंच ही रही है, प्लस बच्चों का नींद भी खराब हो रहा है, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, बहुत कुछ मेमोरी पर असर पड़ रहा है। लेकिन अगर वही चीज़ वो प्रिंटेड मटेरियल बुक में पढ़ता है या न्यूज़पेपर पे पढ़ता है, जर्नल में पढ़ता है, तो उसके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छा है। मतलब ये स्लीप इंड्यूसर का काम करती है जो पढ़ाई है, और वहाँ उसके पास ऑप्शन है कि वो अंडरलाइन कर करके पॉइंट्स टू पॉइंट जा सकता है, पढ़ सकता है, नोट मेकिंग में के लिए अच्छा है। फिर वो अगर रीडिंग करता है तो उसको स्पेलिंग वगैरह, स्ट्रक्चर, इसका भी ज्ञान होता है। बहुत सारे फायदे हैं पढ़ाई के, हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना है बच्चों के लिए। सर, अब ऑनलाइन क्लास के लिए कहाँ तक आप सहमत करते हैं सर? जैसे कि सर लॉकडाउन जब थे उस समय में बहुत बच्चे ऑनलाइन में क्लास कर रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे, न्यूज़ में हम लोगों ने भी बहुत देखा सुना, तो उसमें ऐसे थे कुछ लोग बहुत बस्ती में जो रहते थे उनको ऑनलाइन क्लासेस लेना बहुत दिक्कत हो रहे थे सर। तो उस समय आप इस तरह से उन बच्चों को मतलब कम्युनिकेट किए थे सर? उसमें एक्चुअली हमारे कॉलेज में था उस टाइम प्रिंसिपल, तो वहाँ भी पूरे दुनिया में समझो जहाँ जहाँ कोरोना का प्रभाव गया, कोविड पैंडेमिक आ गई, तो वो तो मजबूरी थी क्योंकि बहुत लंबे समय तक रहा। 22 से शुरू होके मार्च से समझो तो 21 के हाफ तक इंडिया में भी रहा। तो ऑनलाइन हमारी मजबूरी हो गई थी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सभी जगह ऑनलाइन की पढ़ाई हुई, क्योंकि ही पढ़ने से, क्योंकि ऑफलाइन तो तो नहीं चाहते हुए भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, टू इन्वॉल्व, टू एंगेज स्टूडेंट्स, टू मेक स्टूडेंट्स लर्न समथिंग, इफ नॉट थ्रू ऑफलाइन एटलीस्ट ऑनलाइन के माध्यम से ही कुछ सीख लें। ये मजबूरी थी, समय के डिमांड थे, मांग था समय का। लेकिन अब के समय में ऑनलाइन को मैं नहीं रिकमेंड करता, क्योंकि ऑफलाइन होता है क्लासरूम टीचिंग, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, समय नहीं है, या वो ऑफलाइन नहीं कर सकता, तभी ऑनलाइन को जाए, नहीं तो ऑफलाइन हमेशा बेहतर है। अच्छा सर, समय तो हमारे साथ नहीं दे रहे हैं, फिर भी मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहती हूँ। आप हमारे राज्य के अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं एक टीचर हूँ, एज टीचर मैं यही संदेश देना चाहूँगा अरुणाचल प्रदेश के भविष्य को, बच्चों को, कि आप ड्रग एडिक्शन से बचें, ड्रग्स को छोड़ें, अपने आप को पढ़ाई, खेल से जोड़ें, अपना भविष्य बनाएं और बुरी संगति से दूर रहें, क्योंकि बुरी संगति आपको नरक में ले जाएगी और अच्छी संगति आपको स्वर्ग में ले जाएगी। ये इसलिए कहा गया है कि आप अनुशासित बने, रूटीन लाइफ लीड करें, आप ये समझें कि क्या सही है क्या गलत है, अपने पेरेंट्स की बातें मानें, अपने टीचर्स की बात मानें और समय पे अपना सभी काम करें। रात सोने के लिए है, आराम करने के लिए, उस समय रेस्ट लें। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आप पॉजिटिविटी को इनकलकेट करें, सकारात्मक सोच लाएं, और ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकें। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और मोबाइल स्क्रीन से बचें। अगर सोशल मीडिया भी करना है तो आधे घंटे बहुत हुआ डेली, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 2 बार में, और वो भी उसके नॉलेज गेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। ये नहीं कि फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप पे जो भी आ रहा है मटेरियल्स 80-85% फॉल्स होता है, मिस इन्फॉर्मेशन होता है, उस पे आप मत समय दें। अपना व्यर्थ कमेंट भी नहीं करें। अपनी पढ़ाई लिखाई संबंधित कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए, उसके लिए आप बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, अच्छे वेबसाइट्स, उसमें जाएं। बुरे वेबसाइट से बचें और समय निकाल कर पढ़ाई अवश्य करें। अपना करियर कॉन्शियस बने, करियर बनाएं। यही हमारा संदेश है। स्वस्थ रहिए, सशक्त रहिए। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे स्टूडियो के शान बढ़ाए, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपने मौका दिया। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देरा नातुंग कॉलेज ईटानगर के प्रिंसिपल डॉक्टर MQ खान के साथ एक वार्तालाप।
तो दोस्तों, कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आइए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो जब अंत समय
इसी देशभक्ति गीत के साथ ही युवाओं का कार्यक्रम युवा वाणी यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।